नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। आज हमारे साथ नेतागिरी में जो मेहमान हैं वो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस में थी और अब बीजेपी में है। तो दोनों पार्टियों के कल्चर में क्या डिफरेंस है, उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी और अब उनका इरादा क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राधिका खेड़ा। राधिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो यही आपसे कि आपके बारे में दो थ्योरी चल रही हैं जो मैंने पढ़ा। एक तो ये कि आपको अयोध्या नहीं जाने दिया गया, आप गई जिससे नाराज हो गई पार्टी और आपको बुरा भला कहा गया, जिसके बाद आपने पार्टी छोड़ दी, या छत्तीसगढ़ में कुछ नेताओं ने, पार्टी के कुछ नेताओं ने आपसे अभद्रता की, दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद आपने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। असली वजह क्या है? दोनों। देखिए, कभी भी एक सिर्फ पूरी वजह नहीं होती है जी। और मैं राम मंदिर गई, उस बात से पार्टी को बहुत तकलीफ हुई और ये सबको ये जो आज आके ये कहते हैं कि देखिए हमारी फोटो है, वो पार्टी के द्वारा प्रायोजित एक इवेंट किया गया कि आप जाके फोटो खिंचा के आइए भागते भागते, ताकि लोगों को एक मैसेज आए। जैसे मेरे साथ भी हुआ था। इस बात से तकलीफ थी कि मेरे घर में सुंदरकांड का पाठ हुआ प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन, इस बात से तकलीफ थी कि मैं राम मंदिर होके आई। लेकिन वही बात इनको पॉजिटिव लगी जिस दिन रोहन गुप्ता जी और गौरव वल्लभ जी पार्टी छोड़ के गए, तो मेरे को डिबेट पे भेज दिया गया बोल के कि क्योंकि तुम गई हो अब जाके बोलो कि हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन अंदर से जो मुझे बोला जाता था लगातार कि तुम बहुत हिंदू हिंदू हो, यू आर टू हिंदू। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कोई कम हिंदू और ज्यादा हिंदू कैसे हो सकता है। हम कोई 100 ml या 200 ml का नाप मेजर करके या 200 ग्राम्स या 300 ग्राम्स के वो मेजरिंग कप से तो नहीं मेजर करा जा सकता कि किसी धर्म के बारे में। तो ये लगातार होता था और इसीलिए अच्छा, और मैं बहुत विरोध भी करती थी, बहुत ओपनली कहती थी इस बात को कि हमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं करना चाहिए। वो लेटर तो बिल्कुल ही नहीं लिखना चाहिए था। देखिए, जब हम लोग मीडिया कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, हम लोगों को जैसे बाद में ही पता चलता है जो हो गया, हम लोगों को उसका जो ये लोगों के अंदर भ्रम है कि हमें पता होता है या हमसे कुछ डिस्कस होता है, कुछ नहीं होता है। हमें भी मीडिया से पता चलता है कि कोई चिट्ठी आई है। तो फिर मीडिया कोऑर्डिनेटर करता क्या है? पता नहीं ना क्या करते हैं। 7 साल से कोशिश तो थी, पहले तो होता था, पहले तो सब डिस्कस होता था, हमें पता होता था। अब की बार जो रहे, जब रणदीप सिंह सुरजेवाला जी थे तो ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन जब जयराम रमेश जी आए तो हमें कुछ नहीं, आउट ऑफ द लूप रखा गया था। तो अभी बस सेल थ्रू ही कर रहे थे, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे हम क्या चुनाव लड़े थे मुझे नहीं पता। तो आगे जाके लेकिन जब मैंने न्याय मांगा, जब मेरे साथ अभद्रता हुई, मुझे कमरे में बंद किया गया, तो आप देखिए ना एक जो खींच थी कांग्रेस के अंदर, क्योंकि मैंने लगातार विरोध किया था इन चीज़ों का, मैं लगातार बोलती थी, मैं लगातार टू हिंदू थी उनके लिए, तो उन्होंने मुझे न्याय नहीं दिया। वरना आप बताइए, अगर आप ही के ऑफिस में 2 लोगों के साथ कोई भी घटना होती है, गलत सही चाहे कोई भी हो, सबसे पहला काम होगा उनको ऑफेयर कर दिया जाए और उनको शो कॉज नोटिस दी जाए। 7 दिन उस आदमी या मेरे को किसी को शो कॉज नहीं दिया। मैं राधिका जी टोकूंगा, कुछ दर्शकों को शायद उस प्रकरण के बारे में नहीं पता होगा, तो आखिरकार हुआ क्या छत्तीसगढ़ में? ऐसा क्या हुआ कि आपको पार्टी छोड़ने तक का फैसला करना पड़ा, जिस पार्टी से आप 20 सालों से ज्यादा वक्त से जुड़ी थी? देखिए, ये इतना ही कमरा था, वो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑफिस था, जिसमें मीडिया का डिपार्टमेंट के अंदर मीडिया चेयरमैन का कमरा था। मैं उनसे बात कर रही थी, वो कुर्सी पे बैठे थे, मैं खड़ी थी, और वो पहले भी गंदी गंदी गालियाँ और गंदी गंदी तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और वो लगातार वहाँ के, आप लोकल मीडिया वालों से भी पूछे, वो बताएंगे उनकी लैंग्वेज में इशू है। और वो लड़ाई बहुत करते थे और फिर 2 दिन बाद माफ़ी मांगते थे। और पहले भी मैं पवन जी को इनके बारे में शिकायत लगा चुकी हूँ। और हमारे ही साथ विधानसभा में मेरे साथ एक और मीडिया कोऑर्डिनेटर आए थे प्रभारी बन के, उनके साथ भी बदतमीजी करके लड़के उनको भगा दिया था उसने। तो कहते ना आदतन वो गड़बड़ करते थे। तो इस बार तो हद कर दी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने खुद, अब 6 बज रहे हैं शाम के, अगले दिन पवन खेड़ा जी आ रहे हैं, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी थी उस इंसान की कि तय करे कि उनका क्या टूर प्लान रहेगा। नहीं तय किया था तो मैंने अपने आप कर लिया एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर कि मैंने कुछ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में उनकी बात करी कि वो जाके उनके साथ चाय पियेंगे। उस बात को लेके उसने मेरे साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी, और ये लेकिन लगातार हो रहा था कुछ दिन से भी। ये शख्स सुशील आनंद शुक्ला जी, गाली गलौज, इनका क्या रोल है वहाँ पे? वो मीडिया चेयरमैन है, मीडिया चेयरमैन है, भूपेश बघेल जी के बनाए हुए हैं। सरकार में जब हम लोग थे तभी उनको मीडिया चेयरमैन बना दिया था। अध्यक्ष बदल जाते हैं लेकिन सुशील आनंद शुक्ला जी वहीं रहते हैं। और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अभी भी भूपेश बघेल जी और प्रियंका गांधी जी आ गए, तो वो बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि संरक्षण सिर्फ भूपेश बघेल जी नहीं, सीधा प्रियंका गांधी जी का है वहाँ पे। नहीं, लेकिन आप तो मीडिया कोऑर्डिनेटर थी, आप प्रवक्ता के तौर पर तमाम चैनलों पर जाती थी, आपके संग अभद्रता हुई, तो उसके बाद आपने जो राहुल और अभद्रता पे नहीं, वो अंदर से कमरा बंद कर लिया गया, 3 आदमी कमरे के अंदर और बंद कर लिया गया। मैं
ये ऑन रिकॉर्ड बोलती हूँ कि ना मुझे छुआ गया, ना इस तरीके का कुछ किया गया, लेकिन उनकी मंशा क्या थी वो जानते हैं। और अब दर्शकों पे मैं छोड़ती हूँ कि कोई भी 3 आदमी एक लड़की को अंदर कमरे में क्यों बंद कर रहे हैं। मैं भागती भी गई थी। आपने देखा कि दरवाजा हाँ, मैं अंदर थी, उन्होंने बंद कर लिया। और मैंने जब बोला कि ये फेसबुक पे लाइव जा रहा है तो वो सटपटाए और मैं धक्का देके बाहर निकली। वो 2 लोग दरवाजे पे खड़े हो गए थे। क्यों बंद किया था वो जाने, दैट इज आई डोंट नो उनके दिमाग में क्या था। लेकिन मैं रोती हुई चिल्लाती हुई नीचे भागती हुई गई थी। और मैं तो उन्होंने दरवाजा कैसे खोला फिर? आपने वो मैंने उनको हटाया, मैं हटाया और फिर मैं खोल के बाहर निकली, क्योंकि ऑफिस का ही तो दरवाजा था। जी। और ये लगातार करते आए। पिछले चुनाव में भी बदतमीजी, उनको प्रॉब्लम थी कि कैसे कांग्रेस दिख रही है, छप रही है। वो चाहते ही नहीं थे कि जब भूपेश बघेल जी फ्रंट पे नहीं है तो कांग्रेस कैसे आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के अंदर अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो खुद ही एक दूसरे को खत्म करने में केकड़े होते हैं ना, एक ऊपर चलता है दूसरा नीचे खींचता है। तो भूपेश बघेल ये नहीं चाहते थे कि अगर मैं फ्रंट पे नहीं हूं तो किसी और के नेतृत्व में कैसे कांग्रेस अच्छा कर रही है। तो उनको हर उस आदमी से शायद तकलीफ होने लग गई कि जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही की तरह काम कर रहा है। कांग्रेस पर आपसे बात करूंगा, लेकिन जो आपने आरोप लगाए वो काफी गंभीर आरोप हैं। और प्रियंका गांधी कहती थी पिछले चुनावों में कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। राहुल गांधी लगातार बात करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, तो सारे वरिष्ठ नेता, इनसे आपकी बात हुई? आपने इन तक शिकायत पहुंचाई या पर्सनल बात हुई? सबको पहुंचाई। और लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो बिल्कुल सही बात है। वो लड़की हैं, वो लड़ रही हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी की लड़कियों से लड़ रही हैं। आप देखिए अर्चना गौतम के साथ ऐसे ही हुआ था। छत्तीसगढ़ में पहले बदतमीजी हुई, संदीप सिंह ने करी, उसके बाद AICC 24 अकबर रोड के दफ्तर में उसको पीटा गया, कोई नहीं बोला। अंकिता दत्ता एक हमारी साथी यूथ कांग्रेस में थी, उसने जब यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट BV श्रीनिवास के खिलाफ कंप्लेंट करी, 2 साल लड़ाई लड़ी उस लड़की ने, आखिर में लड़की को पार्टी से निकाल दिया गया। और अगर मैं गलत थी तो मेरे को पार्टी ने शोकॉज नोटिस क्यों नहीं दिया? मेरे पे कार्रवाई करते 7 दिन इंतजार किया मैंने। 30 तारीख को ये घटना घटी, 5 दिन में इंतजार करती रही कि आज शोकॉज नोटिस जाएगा। मैं लगातार फोन करती रही कि सर शोकॉज तो भेजिए। तीसरे दिन के बाद फिर मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, अब आप तय कर लीजिए आपको पार्टी में कौन चाहिए। कोई भी घटना होती है, बेसिक चीज एट वर्क प्लेस होती है कि आप शोकॉज नोटिस भेजें। किसी को शोकॉज नोटिस नहीं बजा। वो आदमी रोज मंच पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, चाहे पवन खेड़ा जी हो, चाहे गुरदीप सप्पल जी हो, आलोक शर्मा जी हो, सबके साथ बैठ के पार्टी उससे लगातार मंच देती रही। मुझे बोला गया मीडिया से बात नहीं करनी। जब तक मैंने इस्तीफा नहीं दिया था मैंने मीडिया से एक शब्द नहीं कहा था, पर वो आदमी लगातार मेरे ऊपर आरोप लगाता है। इस हद तक गया कि उसने बोलना शुरू कर दिया, उस कमरे में 5 लोग थे, तो फिर तो ये बताइए कि 5 आदमी ने क्यों एक लड़की को बंद किया? मैं तो कह रही हूँ कि 3 ही लोग थे, उसने 2 और बढ़ा दिए जो वहां थे ही नहीं। तो लगातार मीडिया में मुझे जलील करना। उसके बाद कांग्रेस पार्टी उसको मंच देती है। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 5 औरतें एक स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं बैठ के मेरे बारे में, और मेरे बारे में उल्टी उल्टी चीजें बोल रही हैं। तो जिस पार्टी की सर्वे सर्वा सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी का रोल बहुत महत्वपूर्ण, महिलाओं की ये हालत है। तो इसकी वजह क्या है आखिर? क्यों, मतलब ऐसा क्या था कि क्या, मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्या था कि शो कॉज नोटिस तक नहीं दिया जा सका, या एक बेसिक कार्रवाई? मतलब मेरा मानना यह है कि राजनीतिक पार्टियां कई बार कुछ करती नहीं है पर करते हुए दिखती हैं। इस मामले में करते हुए दिखी भी नहीं, तो ऐसा क्यों? यही तो 10 साल से कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो कह रही है कि हम हार क्यों रहे हैं, बार बार बीजेपी जीत क्यों रही है, क्योंकि वो कुछ ही नहीं करती है किसी भी मामले में, चाहे वो देश की जनता का मामला हो, चाहे अपनी पार्टी के लोगों का मामला हो। और आप लगातार देखिए ना, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है इस पार्टी का, हिस्ट्री तो नहीं कहना चाहिए, पर आप देखिए प्रियंका चतुर्वेदी जी से लेकर मेरे तक का सफर, लगातार जब भी कोई महिला कंप्लेंट करती है उसको या तो पार्टी से निकाल दिया जाता है या मजबूर कर दिया जाता है, पर एक्शन नहीं लिया जाता। और यही बात मैंने जयराम जी को भी कही थी कि आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, मुझे पता है अगला चीज आप लोग मुझे निकालेंगे, क्योंकि आप अभी तक नहीं दे रहे। 3 दिन 4 दिन हो गए, आप एक शो कॉज नहीं भेज रहे, तो क्यों? आप ये मेरा सवाल पार्टी से था कि 22 साल बाद जो लड़की ने अपना सब कुछ दे दिया आपको, आप उसके लिए कम से कम, चलो मैं कहती हूँ अगर आपके हिसाब से मैं गलत हूं, पर उस गलत को प्रूव करने के लिए भी तो आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आप शो कॉज दोनों को दीजिए ना। नहीं तो इस मामले में कोई इंक्वायरी, कोई जांच? जब मैंने आखिर में बहुत प्रेशर डाला कि मैं पार्टी छोड़ रही हूँ, और मैंने लिख के भी भेजा कि ये मेरा, आप इस्तीफा मैं अपना दे रही हूँ, तब उन्होंने एक लेटर लिखा 3 दिन बाद पवन जी ने वहाँ के अध्यक्ष को, छत्तीसगढ़ के, और पवन जी खुद आए थे। ये भी मैं आपको बताऊँ, वो खुद छत्तीसगढ़ आए थे अगले दिन, और उनको सबने बताया क्या हुआ। तो वो चाहते तो वहाँ पे एक्शन लिया जा सकता था, वो जाके दिल्ली में, अब उनके भी हाथ बंधे हुए होंगे, क्योंकि पूरी पार्टी में अगर किसी इंसान ने मुझसे लगातार बात करी और पूछा कि मेरी तबीयत कैसी है, तो वो पवन जी थे, जिन्होंने खुद थोड़ी कोशिश करी। लेकिन जिनके हाथ में कुछ नहीं है तो वो क्या करेंगे? उसके बहुत प्रेशर देने के बाद कि मैं पार्टी अब छोड़ रही हूँ, तब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अध्यक्ष को छत्तीसगढ़ के, और कहा कि 24 घंटे में
आप रिपोर्ट भेजिए कि क्या हुआ था। 24 घंटे बीतने के बाद जब फिर मैंने प्रेशर डाला कि अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई है, फिर मुझे इंक्वायरी के लिए बुलाया गया। मैंने वो ज्वाइन करी, मैंने अध्यक्ष को कहा भी कि आप मुझसे लिखित में ले लीजिए कंप्लेंट मेरी, उन्होंने लिखित में लेने से मना कर दिया। तो ओरली क्या उन्होंने लिखा क्या नहीं किया, क्योंकि ये तो क्लियर था कि उसके बाद भी मुझे मीडिया में, मैं नहीं बोल रही हूँ लेकिन वो आदमी हर चीज़ मीडिया में बोल रहा था। तो मेरे दो सवाल हैं, एक तो ये कि आप ये कहेंगे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महिलाओं को लेकर संवेदनशील नहीं है? बिल्कुल नहीं है, पूरी पार्टी में कोई भी नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहती हूँ, चाहे वो जयराम रमेश जी हों, चाहे सचिन पायलट जी हों जिनको मैंने फ़ोन करा था, चाहे भूपेश बघेल जी हों जिन्होंने मुझे साफ तौर पे कह दिया था कि छत्तीसगढ़ छोड़ दो। अगर पूर्व मुख्यमंत्री उस प्रदेश के, जिनको मैंने कहा कि आपने मेरा काम 7 साल से देखा है, आप मेरे चुनाव प्रचार में आए हैं, आप हमें बेटी बना के हर साल तीजा पोरा पे बुलाते हैं, आप मेरे परिवार को जानते हैं, आपका बनाया वो आदमी है, आप ही को वो रिपोर्ट करता है और उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो एक आम इंसान क्या कहता कि अच्छा ऐसा हुआ, मैं बात करता हूँ, क्यों हुआ, तुम अपना ध्यान रखो, इसको मैं देखता हूँ। ये बेसिक इंसानियत ये कहती है। लेकिन राजनीति के चलते मैंने सुना तो था कि इंसानियत खत्म हो जाती है। साक्षात मैंने वो कांग्रेस में देख लिया, क्योंकि सामने से जब मैंने कहा ना सर मेरा बिल्कुल ही मन उठ गया है राजनीति से, 22 साल बाद, तो उन्होंने सामने से कहा नहीं 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 तुम छत्तीसगढ़ छोड़ दो। तो वो केस अब कहाँ है? इस पर आप कुछ कार्रवाई करेंगी, FIR करेंगी? देखिए उल्टा मेरे ऊपर मानहानि का केस आया है जी, तो मानहानि का नोटिस आया है वकील का, तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ। मेरी फैमिली को तक इसमें घसीटा गया है, मेरी मदर को घसीट लिया गया है। इतनी गंदी राजनीति हो सकती है जो कांग्रेस करती है। इतनी मेहनत अगर ये लोग कर लेते तो शायद उनके बेटर नंबर्स हो जाते, वरना जो पार्टी 52-54 ईयर्स राज करी है देश में उसकी ये हालत हो गई, क्योंकि वो मेहनत अपनों से ही लड़ने में लगाते हैं और झूठे आरोप लगाने में। देखिए ना, एक लड़की, आप बोलते हैं कि हम देश को पहली प्रधानमंत्री महिला दिए हैं, पहली राष्ट्रपति महिला दिए हैं, हमारी अध्यक्षा महिला रही हैं, और आप खुद जब लड़की न्याय मानती है तो उसको हर तरीके से दबाने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो लीगल ऑप्शंस देख रही हूँ, लेकिन मैंने उस समय भी जो मुझ पे कहा जाए, बहुत प्रेशर था। आपको पता है जिस दिन ये घटना हुई मीडिया में जब आई, क्योंकि किसी ने वीडियो रिकॉर्ड करके मेरा रोता हुआ मीडिया को दे दिया था, मुझे नहीं पता किसने किया, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ये ऑन रिकॉर्ड बोलती रही कि आप किसी भी, मैं तो मीडिया में देखती थी कि मैं किसी भी पुलिस स्टेशन में जाऊं तुरंत कार्रवाई होगी। लेकिन अगर मैं तब पुलिस स्टेशन में जाती और कार्रवाई होती तो मुझ पे ये आरोप लगाया जाता कि घर की बात थी, मैंने अंदर कंप्लेंट नहीं करी और मैंने बीजेपी के साथ मिलके ये कर दिया। आज अगर मैं कंप्लेंट करूंगी तो फिर मुझ पे बोला जाएगा क्योंकि तुम्हारी सरकार है तो तुम प्रेशर डाल के कर रहे हो। मैंने तब भी कुछ बार घर के अंदर घर की बात सुलझाने की कोशिश करी। मैंने सिर्फ पार्टी को कहा कि आप इस पे स्टैंड लीजिए कि क्या पार्टी के दफ्तर में एक पार्टी के ऑफिस बेरर के साथ ऐसा हो सकता है कल को खड़गे जी जाएंगे तो प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ भी ऐसे ही करेंगे, हर स्टेट में AICC का कोई चाहेगा। तो ये पार्टी के अंदर डिसिप्लिन का मामला है जो पार्टी को हैंडल करना चाहिए, इसलिए मैंने मीडिया से भी कुछ नहीं कहा। मैं मीडिया में तब आई जब मैंने अपना इस्तीफा दे दिया, जब तब भी मौका दिया, इस्तीफे के बाद भी 24 घंटे दिए, फिर मैंने 24 घंटे दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो अगर मैं लूंगी तो हमें पहले बोला जाता कि मैं बीजेपी, इसीलिए मैंने कोई चीज बिल्कुल पार्टी का हित देखते हुए, और मैंने मीडिया से बात नहीं करी, लेकिन वो आदमी लगातार मीडिया से बात करता रहा और उसने पूरा घटनाक्रम मीडिया के आगे रखा। और अल्टीमेटली उसके बाद बीच चुनाव में आपने कांग्रेस की नैया छोड़ दी और आप बीजेपी में आ गई, तो आपको नहीं लगा कि कांग्रेस वाले ये आरोप तो लगाएंगे आप पर कि आपने फौरन पाला बदल लिया? वो नैतिक अधिकार खो चुके हैं। अगर उन्होंने थोड़ी सी भी कार्रवाई करी होती या शो कॉज भेजा होता और या वॉक द टॉक की होती बेटी बचाओ की, और मुझे ये नहीं बोला होता सचिन पायलट जी की टीम द्वारा कि चुप हो जाओ भूल जाओ, जयराम रमेश जी द्वारा मुझे धमकाया नहीं गया होता, सबने मुझे बोल दिया चुप हो जाओ। अगर उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाई होती तो उनके पास ये अधिकार था मुझसे ये सवाल करने का। लेकिन आज जो लोग मुझे ये सवाल कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे भी, मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहती हूँ, जब मेरा रोता बिलखता हुआ वीडियो सामने आया, जब मैं गुहार लगा रही थी, जब मैं रो रही थी कि मुझे न्याय दिया जाए, तो सब के सब चुप बैठे थे। और पार्टी की हर महिला, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेट जी हो जो आज मेरे पे टिप्पणियां करती है, चाहे वो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हो जो आज स्वाति महिलिवाल के लिए बोल रही है, लेकिन जब घर की लड़की के साथ ऐसा हुआ तो सब ने एक लंबी चुप्पी साध ली। तो अब किसी के पास ये नैतिक अधिकार नहीं है मुझसे ये पूछने का, क्योंकि जब मैं न्याय के लिए लड़ाई लड़ूंगी तो कहीं तो कोई तो साथ देगा, और जब अपनों ने साथ छोड़ दिया तो वो किस हक से मुझ पे सवाल उठा रहे हैं? बीजेपी से क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है? अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? मतलब बीजेपी ने आपको क्या ऑफर किया है? कुछ भी नहीं ना, मैंने बेशर्त पार्टी ज्वाइन करी है, क्योंकि जिस समय मैं तड़प रही थी न्याय के लिए, मैं अपने लोएस्ट पे थी, जब 22 साल जिस परिवार के साथ मैंने गुजारे हैं और उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया, तो मेरा हाथ पकड़ने का काम जिन लोगों ने किया उनसे मुझे कुछ, मैंने कांग्रेस पार्टी से भी कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक बार मांगा, वो था न्याय।
जब वो मांगा तो क्या मिला आपने देख लिया। 22 साल रही हूँ उनके साथ। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर आज मैं हूँ, जब मुझे सामने से बात हुई, तो आप देखिए मेरे को पास कोई पद है क्या मिल गया मुझे? मैं काम करूंगी, मेरा एक क्लियर एम है कि मुझे देश की सेवा करनी है। और कांग्रेस पार्टी लगातार देश की सेवा नहीं कर रही है, 10 साल वो सिर्फ अपनी सेवा कर रहे हैं। मैं फिर भी पूरी निष्ठा से पार्टी की सेवा करती रही, लेकिन फिर भी जब एंड में, आप भी बताइए, आपके घर की अगर किसी महिला के साथ ऐसा होता, आप उसको वहां रहने देते? और क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं अपनी राजनीतिक जीवन क्यों खत्म कर दूं? मैं क्यों वो संकल्प खत्म कर दूं कि मैंने देश की सेवा करनी है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ अन्याय किया तो मैं देश की सेवा करने से अपना रास्ता क्यों उतर जाऊं? आपसे आखिरी सवाल, बीजेपी में आप अपनी भूमिका अब किस तरह से देख रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत स्नेह और बहुत सम्मान दिया है। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने पार्टी भी ज्वाइन करी थी, मेरी फैमिली भी साथ आई थी, क्योंकि नई जगह थी, 22 साल बाद, और इतना कुछ मेरे साथ हुआ है। तो तब भी सबने मुझे कहा, मेरे पेरेंट्स को भी कंफर्टेबल कराया कि यहाँ पे इसको कोई तकलीफ नहीं होगा। और मैं ये बार बार बोला जाता है कि दोनों के अंदर कल्चरल डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। देयर इज नो कल्चर इन द कांग्रेस, और यहाँ पे कल्चर है। वहाँ पे कल्चर लेस थे, इसीलिए एक महिला के साथ ऐसा हुआ और चुप्पी साधी गई। यहाँ पे कल्चर है, और ये बार बार बोलते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक्स रही हूँ बीजेपी की, मोदी जी की, और मेरा आखिरी ट्वीट भी नड्डा जी के खिलाफ था। और ये घटना होने के 5 मिनट पहले तक मैं बीजेपी के खिलाफ बाइट दे रही थी, और मैंने कुछ भी सोशल मीडिया से नहीं हटाया है, क्योंकि जो है वो सत्य रहेगा। लेकिन आज अगर जो कट्टर विरोधी रहा है वो 22 साल बाद उस पार्टी के साथ जुड़ गया है, तो कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने मेरा हाथ थामा है, मुझे मौका दिया है, तो मैं पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से हर काम करूंगी जो मुझे दिया जाएगा, जो मेरे को अलॉट किया जाएगा। लेकिन अभी जितनी भी मैं अपने, जो मेरे हाथ में है, जनता के पास बात पहुंचाने से लेकर उनके बीच में जाने से लेकर, जितना भी मैं पार्टी के लिए कर सकूं वो कम है। राधिका जी, आपने समय दिया चुनाव आज तक को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि राधिका जी की अब क्या भूमिका होगी बीजेपी में, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस को उनकी शिकायत पर कम से कम कार्रवाई करनी चाहिए थी। एक बार फिर आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप चुनाव आज तक से बातचीत करती रहेंगी। थैंक यू।